दोस्तों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे आप लोगों ने न जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी। कोई जेल में जाके आईएएस बन गया, कोई जज बन के झूठे फैसले देता रहा। ये तमाम कहानियां लोगों के अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आप लोगों ने सुनी, लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर को परफॉर्म किया। लेकिन आज जिस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में एक शख्स और उसके दो बच्चे, इन दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पिता की आज़ादी के लिए किस कदर कुर्बान की और साथ ही अपने पहले मुकदमे को कैसे जीता और अब पूरी दुनिया में इस बारे में चर्चा क्यों हो रही है। ये तमाम चीज़ें आप जब कहानी सुनेंगे, सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे और आप चाहेंगे कि आपके घर में अगर कोई औलाद हो तो ऐसी ही हो। कहानी कानपुर की है, कहानी साल 2013 की है। दरअसल 18 मार्च साल 2013 को कानपुर की कोर्ट में एक याचिका पत्र पड़ता है। याचिका पत्र डालने वाला जो शख्स था वो बिठूर का निवासी था। उसने आरोप में बताया कि साहब बात चंद दिन पहले की है। वो एक जगह पे काम करने गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी भी बाहर काम करने गई थी और घर पे उसकी 14 साल की लड़की अकेली थी। अब घर में 14 साल की लड़की अकेली, इसी दौरान घर के अंदर 3 लोग, अरुण गोस्वामी, साथ ही दीपू गुप्ता और अनिल कुमार गौड़, ये तीनों लोग आ जाते हैं। अब एक तो वो 14 साल की लड़की और ये तीनों अलग अलग 25 साल, 30 साल, 35 साल ऐसी इनकी उम्रें। घर में अकेली थी लड़की, उसको ये लोग दबोच लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से उसके साथ कुकर्म करते हैं। कुकर्म करने के बाद उस लड़की को कहते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे फादर को जान से मार दूंगा। इतना कह के ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद इस लड़की का फादर घर पे आता है। आने के बाद न चाहते हुए भी लड़की अपनी तमाम तकलीफ़ों को बताती है और कहती है कि ऐसा ऐसा ये तीनों लोग करके गए हैं। इसी के फ़ौरन बाद वो शख्स, यानी इस लड़की का जो फादर था, वो निकलता है और निकलने के बाद जाने लगता है FIR करवाने। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी अनिल कुमार गौड़ अपनी पत्नी और अपने फादर समेत वहाँ पे आता है और आने के बाद इन लोगों से कहता है कि अगर तुमने FIR किया या फिर कुछ भी किया तो हम तुमको मार डालेंगे और तुम्हारी लड़की को भी मार देंगे। अब 3, 4, 5 लोग एक साथ दुश्मन, लड़की का बाप बेचारा अकेला, बदनामी का भी डर, मन मार के फिर वापस आ जाता है कि मैं FIR करूंगा। पूरी दुनिया में तमाम तरह की बातें होंगी, तमाम तरह के मुकदमे होंगे, इंसाफ जल्दी मिलना है नहीं। पुलिस उल्टे सीधे सवाल मेरी बेटी से पूछेंगे, फिर उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ दिन घर पे रहने के बाद जब लगातार ये बाप अपनी उस बच्ची के चेहरे को देखता है, वो फूल सा चेहरा जो मुरझाया हुआ था, लड़की किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, तो फिर उससे रहा नहीं जाता और अपनी बिटिया को इंसाफ दिलाने का फैसला करता है। और पुलिस पे उसको यकीन नहीं था, इस वजह से वो कोर्ट में अर्जी दे देता है। अब कोर्ट में जब ऐसी अर्जी दी गई, फ़ौरन कोर्ट इस पे ध्यान देती है। मामला लड़की का, ऊपर से नाबालिग लड़की का था, वो भी गैंग रेप। फ़ौरन पुलिस तक बात जाती है। पुलिस आती है। आने के बाद अरुण कुमार गोस्वामी, दीपू गुप्ता, अनिल कुमार गौड़, उनके फादर, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये तमाम लोग जेल में, हालांकि तीनों लोग कह रहे थे कि साहब मैं निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मुझे कुछ पता भी नहीं है। लेकिन अब चूंकि मामला रेप का था, पुलिस भी रिस्क लेती नहीं है, चूंकि कोर्ट से सीधा सीधा ऑर्डर आया था। जब ये तमाम लोग 2013 में गिरफ्तार होते हैं, उस टाइम इनकी उम्र ज़्यादा थी नहीं, हालांकि शादीशुदा थे। खासकर जो अनिल कुमार गौड़ हैं वो शादीशुदा थे, उनके एक बेटा था और एक बिटिया थी। उम्र लगभग वही 13, 14, 15 साल के आसपास। अब 2 छोटे बच्चे, एक बेटा एक बेटी, पति जेल में, पूरे परिवार की जिम्मेदारी पत्नी पे आ जाती है। आने के बाद पत्नी जैसे तैसे करके अब दोहरी जिंदगी शुरू। पहला कि पति को छुड़ाने के लिए, चूंकि उसको लगता था कि उसका पति निर्दोष है,
तो पैसे इकट्ठा करना, वकीलों की मोटी फीस का जुगाड़ करना, इधर अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी परवरिश करना, उनको पैसे देना, उनको पालना पोसना, स्कूल की फीस देना। तो इन तमाम चीज़ों को जैसे तैसे करके वो बेचारी महिला मैनेज करती है। जैसे तैसे करके उसने तमाम वकीलों के चक्कर काटे, पुलिस थाने के चक्कर काटे कि साहब जो मेरा पति है वो निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। धीरे धीरे 1 आध साल गुजर गए। अरुण कुमार गोस्वामी, दीपू गुप्ता और अनिल कुमार गौड़ ये तीनों जेल में बंद। इधर जो अनिल कुमार गौड़ है उनके फादर भी जेल में बंद। उनकी उम्र भी खासी हो चुकी थी। धीरे धीरे लगातार परिवार की हालत खराब होती गई। लगातार अकेली महिला जात वो करे क्या, दर बदर ठोकरे खाती रही। इधर बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बच्चे भी लगातार देख रहे थे कि उसके फादर को कैसे जेल में डाला गया। बच्चों को भी लगता था कि उनके फादर निर्दोष हैं, लेकिन अब करें क्या। धीरे धीरे पूरे परिवार की हालत बद से बदतर हो गई। अकेली महिला जैसे तैसे करके बच्चों को पालना पोसना शुरू करती है। धीरे धीरे वकीलों के फीस देने के पैसे नहीं रहते, केस की पैरवी भी नहीं हो पा रही थी। छोटा मोटा वकील जो केस लेता भी था तो वो चाय पानी वाला वकील था, कुछ करता ही नहीं था। देखते ही देखते लगभग 5-6 साल गुजर गए और जो अनिल कुमार गौड़ हैं वो जेल में ही बंद रहे। इसी दौरान उनके फादर की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। इसी आरोप के साथ अंत में उनकी मौत भी हो जाती है। अब अनिल कुमार के फादर की जब मौत हुई तो परिवार और टूट गया। सबको ये लगने लगा कि अब अनिल कुमार गौड़ ऐसे ही जेल में रहेंगे, जेल में ही मर जाएंगे, फिर कभी वापस भी नहीं आएंगे। वकील के पैसे देने के लिए थे नहीं, कोई सामने आ नहीं रहा था। पुलिस वाले भी कुछ खास कर नहीं रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि इसने किया होगा। मामला एक 14 साल की लड़की का था। सामाजिक तौर पे भी इनका बहिष्कार हो गया। कोई रिश्तेदार मदद करने को तैयार नहीं, कोई दोस्त साथ खड़े होने वाला नहीं, कोई ये कहने को और मानने को तैयार नहीं कि अनिल कुमार गौड़ शायद निर्दोष भी हो सकते हैं। लगातार केस में पेशी होती रही। लगातार इधर वो लड़की और उसका बाप कोर्ट में अपने बयान को देता रहा। कोर्ट को भी लगने लगा कि शायद ये लोग आरोपी हैं। इधर जब लगातार पैसे वैसे बचे नहीं और कोई पैरवी हो नहीं रही थी, तो अनिल कुमार गौड़ के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम ऋषभ और बेटी का नाम उपासना। और जिस टाइम ये घटना घटी वही लगभग 13-14 साल के आसपास उनकी उम्र। जब ये लगभग 18-19 साल के हुए, यानी जब इन्होंने 12th पास किया, उस दौरान इनके परिवार की हालत ऐसी थी कि शायद कोई भी देख के कह सकता था कि अब ये परिवार अपने सबसे दीन दुखी हालात में है। जो कुछ सरकार से मदद मिलती उसी से खाना पीना चलता, वही कोटे का राशन। कोई साथ देने को तैयार नहीं। आसपास के लोग भी बड़ी हीन दृष्टि से देखने लगे। तब इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपने बाप को आज़ाद करवाएंगे और अब हम वकालत करेंगे। इसके बाद इन्होंने LLB के अच्छे अच्छे कॉलेजेस का एंट्रेंस देना शुरू किया। अलग अलग जगहों पे इन्होंने एंट्रेंस दिया। किस्मत अच्छी थी कि एंट्रेंस निकल गया। और चूँकि दोनों अलग अलग क्लास में थे, तो पहले ऋषभ का निकलता है, उसके बाद उपासना का निकलता है। दोनों जाते हैं अपने अपने कॉलेज में, वहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करते हैं। इसी दौरान अलग अलग सीनियर को पकड़ते हैं, उनके ऑफिस में झाड़ू पोछा करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। 100-200 रुपये जो एज ए मुंशी मिल जाता उसको करते। दिन भर क्लास जाते हैं, ऑनलाइन भी क्लास लेते, शाम को बैग पहुंचाना, झाड़ू पोछा करना, ये भी करते हैं। और ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य यही था कि एनी हाउ अपने फादर को आज़ाद करवा दें। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोनों की ही डिग्रियां कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो अनिल कुमार गौड़ का बेटा था ऋषभ, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। ऋषभ का रजिस्ट्रेशन होता है। उपासना हालांकि अप्लाई कर चुकी है, उसका नहीं होता। इसी दौरान फिर अलग अलग जगहों पर रह के केसेस की प्रैक्टिस भी किया करते थे कि कौन सा मुकदमा कैसे लड़ना है, कैसी धाराएं हैं। अपने फादर के केस पे भी इन्होंने बारीकी से नज़र रखी थी कि कैसे चार्जशीट बनी है, क्या हो रहा, कहाँ लापरवाही हो रही। ये तमाम चीज़ करते कराते वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अंत में इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला मुकदमा लड़ना शुरू किया और अपने फादर समेत इन तमाम लोगों के लिए बेल डाली।
जब बेल डाली तो सामने से वो पार्टी भी आई। उसने कहा कि साहब हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ, इन लोगों को नहीं छोड़ना है। अब बहस शुरू होती है। इधर से ये लड़का कहता है, यानी ऋषभ जिसका पहला मुकदमा था, वो कहता है कि अच्छा रेप हुआ तो क्या आपने मेडिकल करवाया? उधर से कहा गया कि चूंकि 2-4 दिन का फासला था तो हमने मेडिकल नहीं करवाया। अब धीरे 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 करके मुकदमा लड़ना शुरू किया गया। अब तक कोई कायदे का वकील बहस नहीं कर रहा था, लेकिन जब ऋषभ ने बहस करना शुरू किया तो कोर्ट के सामने एक कहानी निकल के सामने आई। और इस कहानी के अलग अलग पहलू हैं। पहली कहानी थी अरुण गोस्वामी की। दरअसल अरुण गोस्वामी जो था, उसकी शादी इसी घर में एक बड़ी लड़की से हुई थी। शादी फिक्स हुई थी, जो कि तलाकशुदा थी, और उसको ठीक ठाक पैसे मिले थे। और जो छोटी लड़की थी जिसके ऊपर ये कहा गया कि उसके साथ गलत हुआ है, वो अरुण गोस्वामी को प्यार करती थी। एक तरफा प्यार में पागल, लगातार उससे मिलने जुलने की कोशिशें करने लगी। इसी दौरान परिवार वाले चाह रहे थे कि जो बड़ी बेटी को पैसा मिला है तलाक होने के बाद, वो पैसा इनको मिल जाए। अरुण गोस्वामी देने को तैयार नहीं था। इसी दौरान ये प्लान बनाया गया कि क्यों न इसको फंसा दिया जाए। दूसरा शख्स था दीपू गुप्ता। दीपू गुप्ता की भी कहीं ना कहीं इससे लड़ाई हुई थी। अच्छा, अरुण गोस्वामी का जो एड्रेस था वो दूसरा था, अरुण गोस्वामी कहीं और का था। दीपू गुप्ता से भी लड़ाई हुई थी। दीपू गुप्ता से भी बदला लेने की रंजिश थे। तो फिर ये हुआ कि इसको भी कहीं ना कहीं फंसाया जाए। इसी दौरान जो अनिल कुमार गौड़ थे, वो एक शमशान घाट पे एज ए गार्ड नौकरी किया करते थे। इस परिवार से इनका ना कोई लेना देना था, ना ही कोई और बात थी। जिस जगह पे ये नौकरी किया करते थे वहीं का ये मामला था। इस परिवार से कभी कभी दुआ सलाम हो जाती थी, चूँकि उसे शमशान घाट के पास इस परिवार ने कुछ ज़मीन ले रखी थी। इत्तेफाक से जिसकी ज़मीन थी उसने फिर इस परिवार से ज़मीन लेके अनिल कुमार गौड़ को दे दिया। फिर यहीं से इस परिवार ने सोच लिया कि इनसे भी बदला लेना है। पूरे साजिश के तहत 18 मार्च साल 2023 को पूरा परिवार एक प्लान बनाता है। प्लान में उस लड़की को भी शामिल करता है। उसके बाद मामला कोर्ट में ले जाके प्रूफ करने की कोशिश करता है उस लड़की के साथ। अरुण गोस्वामी जो कि दूसरी जगह का था, दीपू जो कि दूसरी जगह का था, और अनिल कुमार गौड़ जो कि एक शमशान घाट में जॉब करता था गार्ड के तौर पे, वो इन तीनों ने मिल के रेप किया। और हमारे देश की विडंबना ये है कि रेप जैसे चार्जेस जिसके ऊपर लग जाएं, ऐसे केसेज में वो आदमी अपने आप को जेल में बंद करवा के पूरी ज़िंदगी ये प्रूफ करता रहे कि मैं गलती नहीं कर रहा या फिर मैं गलत नहीं हूँ। हालांकि हमारा संविधान कहता है कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक आप दोषी साबित ना हो जाए, लेकिन यहाँ उल्टा है। रेप के केसेस में आप पहले दोषी हैं, आप अपने आप को निर्दोष साबित करते रहिए। इधर जब ऋषभ ने थोड़ा सा जोर दिया, पुलिस ने भी थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की, तो पता चला कि लड़की नाबालिग भी नहीं थी, लड़की बालिग थी। अरुण गोस्वामी के पीछे पड़ी थी। अरुण गोस्वामी से जब बात नहीं बनी तो उस लड़की को भी अच्छी खासी नाराज़गी थी। बदला लेने के लिए उसने रेप के चार्जेस लगवा दिए। माँ बाप की दीपू गुप्ता और अनिल कुमार गौड़ से ज़मीन और कुछ और मामलों में दुश्मनी थी, तो साथ में इनको भी लपेट दिया गया। बदले में फिर अनिल गौड़ के फादर को भी लपेट दिया गया कि वो धमकी दे रहे थे। और पूरा परिवार, लगभग 11 साल से इन तीनों चारों का परिवार जेल में बंद है। ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था का एक ऐसा नमूना है कि एक लड़की जो कि पायलट थी, नाम शायद सृष्टि करके है, सृष्टि की उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई होती, किसी बात पे कुछ कहा सुनी होती, वो टॉर्चर करता है, परेशान करता है। जब वो सुसाइड करती है, अपने आप को मौत के हवाले कर देती है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करती है। सृष्टि के माँ बाप से जब पूछा जाता है कि क्या हुआ, कैसे, वो फ़ौरन बॉयफ्रेंड का नाम आता है। उसके बाद फ़ौरन बॉयफ्रेंड को 24 घंटे के अंदर पुलिस अरेस्ट करती है। वहीं एक लड़का जो लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बना के सबके सामने अपनी जान देता है, पत्नी को तमाम वजह बताता है, उसके बावजूद भी उस पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बात हम इक्वलिटी की करते हैं, बात हम न्याय की करते हैं। इस केस में आप 2 चीज़ें देखिए कि कैसे एक बेटा अपने बाप को छुड़ाने के लिए इस कदर मेहनत करता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी भरा ये चेहरा ये भी है कि एक लड़का, एक शख्स, एक पिता, एक भाई, एक पति,
11-12 सालों तक जेल में यूं ही कैद रहता जबकि कोई गलती नहीं थी। पुलिस वाले थोड़ा सा ध्यान दे देते कि लड़की बालिग है नाबालिग है, इनकी उपस्थिति कहाँ थी, लास्ट लोकेशन क्या है, कोई गवाह कोई मेडिकल कुछ भी नहीं था, बस एक कोर्ट में अर्जी, और 11-12 सालों तक जेल में ये लोग सड़ते रहे। ये हमारे देश की व्यवस्था का एक ऐसा नमूना। और अच्छा, प्राइवेसी की भी हद देखिए कि मामला लड़की का था तो उस लड़की का नाम डिस्क्लोज ना करने की हिदायत दी गई, जिसने 3-3 4-4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, न जाने कितने परिवार को तबाह कर दिया। 13-14 साल के बच्चों के ऊपर से बाप का साया छीन लिया। माँ बेचारी इधर उधर बर्तन मांज के अपने परिवार को पालती रही पूरी जिंदगी। इनका एक मकसद रहा कि कैसे अपने बाप को आज़ाद करवाएं। उस लड़के को कोई सज़ा नहीं होगी। बहुत होगा ये लोग मानहानि का केस करेंगे तो कुछ पैसे या फिर कुछ महीने जेल, वो भी वर्स्ट कंडीशन में होगी क्योंकि मामला लड़की का है। हमारे देश में न्याय इंसाफ की चाहे जितनी हम बातें कर लें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये ऐसी कहानियाँ इस बात का एक नायाब नमूना है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़े दिन बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।